उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो है देश का सबसे बड़ा राज्य 80 सीटों का राज्य है और कहा जाता है कि लखनऊ से ही रास्ता दिल्ली तक आता है। 65 सीटें बीजेपी अलाइज के हिस्से में जा सकती हैं, बीजेपी के हिस्से में। आरएलडी जो उसकी सहयोगी पार्टी है 2 सीटें, अपना दल के पास 2 सीटें। अगर आप इस तरह देखें तो 69 सीटें बीजेपी अलायंस यानी एनडीए को, 10 समाजवादी पार्टी के हिस्से में और कांग्रेस के हिस्से में 1, यानी कि जो इंडिया है उसके हिस्से में 11 सीटें, 69 सीटें एनडीए के पास हैं। अगर पिछली बार के चुनाव के लिहाज से आप देखें तो 66 सीटों से 69 सीटों पर एनडीए पहुंच रहा है, तो यहाँ 3 सीटों का फायदा एनडीए को हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। अब मैं अपने मेहमानों को जोड़ता हूँ। रास बिहारी जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरविंद मोहन जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। कनिका हमारे साथ हैं और विलाल हमारे साथ हैं। अरविंद जी, अच्छा, दीप पंकज जी भी हैं। पंकज वोरा, आप हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद जी, ये आंकड़ा आपको पसंद तो नहीं आया होगा? नहीं, पसंद आना ना आना, आंकड़े से कोई लड़ाई नहीं हो सकती। आंकड़े आंकड़े हैं और वो एक साइंटिफिक तरीके से उठाने की कोशिश की गई। क्योंकि आपकी निजी राय थोड़ी अलग रही है, मैं बार बार बात करता रहा हूँ। मेरी गिनती लगातार अलग इसलिए रही है कि कास्ट का डिस्कोर्स उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कम्युनल डिस्कोर्स उस कंपैरिजन में नीचे आना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये हुई है कि राम मंदिर के नाम पे जो बीजेपी का कंसोलिडेशन हुआ है वो मुख्य रूप से अगड़ी जातियों का है। तो अगर अगड़ी जातियाँ कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं तो काउंटर पोलराइजेशन में पिछड़ी जातियों को दूसरी तरफ दलित और एक और बड़ी वजह है जो शायद इसमें दूसरी तरफ गया है, वो ये है कि बीएसपी बड़ी तेजी से अरविंद जी, एक मिनट के आपको रोकना चाहता हूं। बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस्वी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। ये डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए अगर ये आंकड़ा नतीजों में तब्दील करता है तो 371 सीटों के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता में आ सकता है लगातार। इसके पहले भी एनडीए रहा है सत्ता में और 317 सीटें जो हैं वो बीजेपी इन 371 में से जीत सकती है। इस आंकड़े को लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, जनता बोल चुकी है और 4 तारीख को और स्पष्टता से अधिकृत नतीजे जब आएंगे, पूरे देश बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस रिजल्ट के परिणाम से निकल कर आ रहा है। एक, देश की जनता विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को बहुत डिफरेंट करके वोट किए हैं। कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जहां कांग्रेस 1 साल पहले सत्ता में आए थे, उन राज्यों में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहे हैं नेशनल इलेक्शंस में। ये जनता के स्पष्टता है स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस के फर्क में। दूसरा, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े जीत हासिल कर रहे हैं। विश्व के स्तर पे ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने विविधता से बड़े लोकतंत्र और तीसरी बार उतना ही बहुमत से वापस चुनकर आना, ये विश्व के एग्जाम्पल में, विश्व के स्तर पे दूसरा उदाहरण एक एग्जाम्पल नहीं है। सो नरेंद्र मोदी जी is today established himself as a global icon for democracy and once in a multi-generation leader. So ये विश्व के स्तर पे भारत का और नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा जीत इस चुनाव के रूप में हो रहा है। तीसरा, 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रो इनकम्बेंसी के साथ यदि एक सरकार वापस चुन के आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिलीवरी, जो गरीब कल्याण का काम हो गया, जो सिक्योरिटी का काम हो गया, जो अपने विरासत को और ताकत देने का काम हो गया और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का समर्थन जितना जनता के बीच जा चुके हैं, इन तीनों के बारे में एक बहुत बड़ा एक जीत है। सो आई थिंक दीज आर द 3 पॉइंट्स। मैं तेरे से एक
सवाल आपसे जानना चाहता हूं, दक्षिण भारत के जो एग्जिट पोल हैं या आंकड़े हैं वो इस बात का इशारा करते हैं कि बीजेपी ने जो मेहनत की दक्षिण भारत में उसका नतीजा है, या फिर जो अलायंस आपने आंध्र प्रदेश में किया है। अब जैसे हमारा जो आंकड़ा है अलायंस का, वो कहता है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के हिस्से में 13 सीटें जा सकती हैं, जेएसपी के पास 2 और बीजेपी के पास 3। इस तरीके से देखें तो 18 सीटें आंध्र प्रदेश की, जो आपके पास 0 है, तो वहां से सीधे 18 सीटें आपके पास आ रही हैं। तेलंगाना में चूंकि बीआरएस का कद अचानक घटा है तो 7 सीटें, बीजेपी जो 4 सीटें पहले थी वहां 7 सीटें हो रही हैं। तो यह आस पड़ोस के 2 राज्य जो पहले एक हुआ करते थे, इनसे आप 18 और 3 21 सीटों का फायदा आप उठा रहे हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के भीतर ही। और दूसरा तमिलनाडु, जहां से 2 सीटें आने का अनुमान है, और केरल से भी 2 सीटें, तो 4 सीटें वो। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो 18 3 21 और 4 25 सीटें साउथ इंडिया की ये स्टेट आपको प्लस दे रहे हैं, ये फायदे में है। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो साल की शुरुआत से, बहुत लंबे साल 1.5 साल से लगातार जो कोशिश की, चाहे वो संगोल का मामला ला के पार्लियामेंट में रखना हो या फिर काशी तमिल संगमम की शुरुआत करनी हो, आप उसका ही ये नतीजा देखते हैं क्या? सर देखिए, कई दशकों से ऐसा एक नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी एक उत्तर भारत का सीमित पार्टी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी भारत के हर भारतीयों का, वो दक्षिण भारत से हो, ईशान्य भारत से हो, हर भारतीयों का आकांक्षाओं का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था। और नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप में पिछले 5 साल में, 10 साल में जितना एफर्ट दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को स्प्रेड करने में किया है वो अभूतपूर्व है। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास जब आप देखते हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, देश के किसी हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक जमीन आसानी से कभी नहीं मिला है। हम लड़ के लिए हैं, हम संघर्ष करके लिए हैं, मेहनत से लिए हैं। सो आज भी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी प्रांतों में, सभी प्रदेशों में दशकों से अपने कार्यकर्ता जुटे हैं, काम कर रहे हैं। जब लेकिन हम तेजस्वी साहब, डिपॉजिट्स एक खो रहे सवाल थे, मेरे तब जहन भी में है, उतना क्योंकि ही ताकत एग्जिट के पोल साथ जो हम निकल कर आया काम कर रहे है, थे। जितने भी एग्जिट पोल निकल कर आया है, वहां पर कर्नाटक में आपकी सीटें कम हो रही हैं। इसका आप कारण क्या मानते हैं? क्या आपकी पिछली सरकार, जिस पर कई सारे आरोप लगे, उसे जिम्मेदार मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका संगठन कमजोर रहा, उसे जिम्मेदार मानते हैं, या वर्तमान की कांग्रेस सरकार है और सरकार अगर होती है तो उसका असर होता है, उसे जिम्मेदार मानते हैं? सर मैं उस तरीके से नहीं देखना चाहता हूं। मैं 1 साल पहले की कंपैरिजन में आज की स्थिति को मैं तुलना करना चाहता हूं। 1 साल पहले कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अग्नि परीक्षा थे। कर्नाटका में हम चुनाव बहुत बड़ी मात्रा में हार गए थे, पर 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस आपके एग्जिट पोल के आधार पर भी बहुत बढ़िया है। तो हम जहां थे उस कंपैरिजन में हम आप तुलना किए तो अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो चुका है। और कर्नाटका के मतदाता 2 चीज को बहुत स्पष्ट रूप से वो उत्तर दिया है। एक, राष्ट्रीय चुनाव में, मोदी जी के चुनाव में हम अलग तरीके से वोट डालेंगे और हम विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से वोट दे देंगे। ये स्पष्टता जनता के मन में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों में नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें उतनी सीटें आ रही हैं तेजस्वी साहब। सर वहां हम ऑलरेडी सत्ता में हैं। मैं वही बोल रहा हूं आपको। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के 1 साल के अंदर अंदर ही, 1 साल के अंदर अंदर ही इतना एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटका में हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल पर आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया हम करेंगे तेजस्वी साहब आपका। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं दूसरे राज्यों पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों बुनियादी बड़े राज्य हैं। पंकज जी, अरविंद जी चूंकि बीच में मैंने रोक दिया था, अरविंद जी की तरफ आता हूं। ये बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि जो 2014 के नतीजे थे बीजेपी की खातिर एनडीए के लिए 73 सीटों का, उससे आगे निकल जाएगी। वो ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल्स दिखा रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि नतीजे वाले दिन जून 4 को भी वही आंकड़े जो है रहे, कि क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं और ख़ास करके वेस्टर्न यूपी से और
इवन सेंट्रल यूपी एंड ईस्टर्न यूपी से, जी। वो बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रही। और जो है ऊपर से आरएसएस का की नॉन पार्टिसिपेशन, आरएसएस का ना काम करना, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट करेगा।